दोस्तों, हम लोग अपने कल्चर में अगर पीछे मुड़कर देखते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम आज भी फॉलो करते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे हुए कारणों को या रीजंस को हम नहीं जानते हैं, है ना। अगर हम उन्हें जानने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि शायद हमारा जो प्राचीन समाज था वो ज़्यादा वैज्ञानिक था, उनका जो आधार था वो बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक था। और उसके बाद धीरे 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 वो चीज़ें जो हैं चलती तो चली आई, लेकिन उसके पीछे के कारण जो है ना तो कभी किसी ने जानने की कोशिश की और ना ही बहुत सारे लोगों को उसके कारण पता है। तो आज कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगी कि जिनके पीछे जो है कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीज़न है जिस वजह से वो चीज़ें की जाती हैं। तो उसमें जो सबसे पहली बात हम करेंगे वो करेंगे बिंदी लगाने की या टीका लगाने की। तो आप अगर देखेंगे ना तो प्राचीन काल से ही ये परंपरा हमारे यहाँ चली आई है कि जो स्त्रियाँ थीं वो बिंदी लगाया करती थी और जो पुरुष थे वो तिलक लगाया करते थे, है ना। तो वो क्या था कि उसके पीछे ना पूरा वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि हमारे जो मस्तक है उसके ऊपर आज्ञा चक्र होता है जो हमारे फोकस को स्ट्रॉन्ग करता है ना कहीं हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। तो वो जो आज्ञा चक्र वाली जो जगह है वहाँ पर पुरुषों को तिलक लगाया जाता था और स्त्रियाँ जो हैं शुरू से बिंदी लगाती थी। एक्चुअल में बिंदी जो है वो शादी के बाद का या श्रृंगार का कारक नहीं थी, बल्कि बचपन से ही आप देखेंगे तो छोटी छोटी कन्याओं को बिंदी लगाई जाती थी। तो उसके पीछे ये था कि जितने बार भी आप बिंदी या तिलक लगाते हैं उतनी बार वहाँ पर एक प्रेशर पड़ता है, और वो प्रेशर पड़ने की वजह से जो आपका आज्ञा चक्र है वो एक्टिव रहता है, और उसके एक्टिव रहने की वजह से एक तो आपकी सोच जो है वो बहुत स्थिर और स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना। तो वो उस वजह से फोकस्ड रहता है, व्यक्ति जो होता है वो फोकस्ड रहता है ना। तो लेकिन क्या है कि धीरे धीरे आप इस समय अगर आप बदलते हुए समय के साथ लोगों को देखेंगे तो अब जो है तिलक लगाने का सिर्फ एक कोई स्पेशल पूजा पाठ हो या फिर कोई त्यौहार हो तभी शायद हमारे यहाँ तिलक लोग लगाते हैं। तो अगर आप देखोगे तो इस समय जो हमारा यूथ है या जो हमारी आगे की जनरेशन है, आप देखो उनका जो दिमाग है वो कितना ज़्यादा चलायमान है। मतलब वो जो बैलेंस होना चाहिए, जो स्थिरता होनी चाहिए, जो कि एक टाइम पर लोगों के अंदर हुआ करती थी, आज नए ज़माने में धीरे धीरे करके वो हमारी परंपराएं जो पिछड़ गई, अगर आप देखोगे तो लोगों को अगर आप जज करने की कोशिश करो तो आपको समझ में आएगा कि वो स्थिरता और वो बैलेंस अब जो नई जनरेशन आ रही है उसके अंदर नहीं है। क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं जो तिलक वगैरह लगाने की जो परंपरा थी वो बहुत कई साल में जो दो चार त्यौहार हैं बड़े बड़े या फिर भाई बहनों का त्यौहार है उन्हीं पे तिलक लगाए हुए आपको बच्चे दिखेंगे। वो भी शायद अगर आप प्रोफेशन में कुछ में है तो वो कहो ऑफिस जाने से पहले पहले उसको हटा भी दें, है ना, सिर्फ आधा घंटे 15 मिनट के लिए लगाएं। लेकिन उसके पीछे मेन जो वैज्ञानिक आधार था वो यही था कि जितने बार उसके उस जगह पर प्रेशर पड़ता था तो आपका आज्ञा चक्र जो है वो हमेशा एक्टिव रहता था, है ना। तो उससे जो है हमारे जो बुद्धि थी, हमारी जो सोच थी, हमारी जो फोकस था वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता था। तो उसके बाद जो दूसरी चीज़ हम वो है सिंदूर को लेकर, है ना। तो सिंदूर जो बनता है वो चूने से, हल्दी से और पारा मिलाकर बनाया जाता है ना। और जो पारे का क्वालिटी है, जो तत्व है वो ये है कि वो जो है कहीं ना कहीं तनाव को कम करता है, यानी हीट को खींचता है ब्रेन से। तो वो जो चीज़ थी वो स्त्रियों को ना वो बहुत ही शांत रखती थी। जब वो पूरी मांग में सिंदूर भरा जाता था तो कहीं ना कहीं वो जो दिमाग की जो एक गर्मी है, जो एंजाइटी होती थी, जो तनाव होता था, उसको वो पारा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता था, जिसकी वजह से जो है स्त्रियां का जो मानसिक जो तनाव है वो दूर रहता था, है ना। तो
वो जो हीट एब्जॉर्ब हो जाती थी, जिसकी वजह से बॉडी की हीट एब्जॉर्ब हो गई, तो सर में दर्द है या हार्मोनल इश्यूज़ हैं जो ब्रेन में तनाव पैदा करते हैं, वो सब कंट्रोल रहते थे। तो उसकी वजह से क्या है कि अगर स्त्री जो है शांत है, हैप्पी है कहीं ना कहीं, तो उसका जो पूरा प्रभाव है वो कहीं ना कहीं उसके परिवार पर भी पड़ता था। तो इसलिए भी जो है उस समय पर जो सिंदूर है वो लगाने की प्रथा थी। और क्योंकि आप देखो, जब तक लड़कियां अपनी फैमिली में है ना, अपने परिवार में है, तब तक उनको उतनी सारी जिम्मेदारियां नहीं होती, उतनी सारे टेंशन्स नहीं होते हैं, है ना। तो लेकिन जब वो शादी के बाद दूसरे घर में आती हैं तो बहुत सारे तरीके की उनके बॉडी में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और कहीं ना कहीं परिवार में भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनको ये सारी चीज़ें जो हैं फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन सिंदूर जो था वो उसकी वजह से जो है उनको इस चीज़ में हेल्प मिलती थी, इसीलिए शादी के बाद सिंदूर लगाने की प्रथा थी। शादी से पहले सिंदूर नहीं लगाया जाता था, शादी के बाद इसीलिए लगाया जाता है ताकि वो चीज़ जो है वो स्त्री को जो है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में हेल्प कर सके, है ना। उसके बाद जो हम बात करते, तो आपने देखा होगा कि नज़र लग जाती है जब भी किसी को, तो हम कहते हैं काजल लगा लो, है ना। या हम जो है कई बार छोटे बच्चों के भी पैरों के तलवों में काजल लगा देते हैं नज़र ना लगे, या फिर हम माथे पे जो है एक काजल का टीका लगा देते हैं कि इससे नज़र नहीं लगती। लेकिन कभी कोई सोचता नहीं कि काजल ही क्यों लगाया जाता है कि जिसकी वजह से नज़र ना लगे। तो उसके पीछे एक बहुत अच्छा रीज़न है कि जो काजल होता है उसका कलर काला होता है, ठीक है, और जो नज़र होती है वो निगेटिविटी है, और निगेटिविटी का रंग भी हमेशा काला होता है। तो जब कभी भी अगर काले रंग में आप काला रंग मिलाओगे तो वो अपना अस्तित्व खो देगा। जैसे काले रंग में अगर कोई चीज़ आपने काले रंग की डाल दी तो वो क्या होगी, वो चीज़ अपना अस्तित्व खो देती है। तो इसी तरीके से जो इविल आई या नज़र दोष जिसे हम कहते हैं, तो जब हमें उससे बचना होता है तो हमने क्या किया, काजल लगा दिया। तो काजल लगाने से क्या है कि वो काले रंग में जैसे ही किसी का वो निगेटिविटी जाती है वो काले रंग की, तो वैसे ही उसके अंदर जाकर वो निगेटिविटी अपना अस्तित्व खो देती है, और व्यक्ति पर नज़र दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है, या उस निगेटिविटी का असर जो है वो नहीं पड़ता है। तो ये एक बहुत सिंपल सा रीज़न है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे भी एक ये वैज्ञानिक आधार कह सकते हो आप, या लॉजिक कह सकते हो है। उसके साथ साथ फिर हम बात करते हैं माला की, है ना। तो हम क्या होता है कि पूजा में माला का जाप करते हैं कहीं ना कहीं। तो जो माला जाप किया जाता है उसके पीछे भी बहुत जो है अच्छा साइंटिफिक कारण है कि कहीं ना कहीं जब हम अपने उंगलियों पर माला करते हैं तो उसके जो खुरदरे दाने होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि एक्यूप्रेशर होता है, कहीं जितनी बार हम दबाएंगे, मान लीजिए 108 बार हमने दबाया, तो जितनी बार हम दबा रहे हैं उतनी बार वो एक्यूप्रेशर वाली चीज़ जो है वो बन रही है वहाँ पर। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड का जो फ्लो है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि उंगलियों से होकर ही जो है हार्ट तक या शरीर के अन्य भागों तक कहीं ना कहीं वो ब्लड का फ्लो जो है वो हो रहा होता है। तो जब बार बार हम उस माला को जाप करते टाइम दबाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो अच्छा हो जाता है, और हमारी जो हृदय की हेल्थ है उसके लिए भी वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। तो इसीलिए जो है वो जो है माला उस टाइम पर की जाती थी, क्योंकि वो एक उसको धार्मिकता से जोड़ के ये कहा है कि भगवान से कनेक्शन बनता था, दिल से कनेक्शन बनता था जब हम माला करते हैं तो। लेकिन वो दिल से कनेक्शन के साथ साथ आपके दिल के हेल्थ को भी अच्छा रखने का काम करती थी, क्योंकि दिल अच्छा रहेगा तभी आप दिल से कनेक्ट हो पाएंगे। तो इसलिए वो वहाँ पर जो है वो माला का प्रयोग किया जाता था। उसके बाद हमारे यहाँ पूजा पाठ में आपने देखा होगा कि आसन का प्रयोग बहुत ज़रूरी बताया गया है कि आप अगर कभी भी पूजा करें तो अपने पैरों के नीचे आसन जरूर रखें, चाहे आप खड़े होकर पूजा कर रहे हो या फिर कहीं पर बैठकर। बिकॉज जब हम पूजा करते हैं ना तो हमारे अंदर एक विशेष प्रकार की एनर्जी का जन्म होता है, यानी एक बहुत अच्छी एनर्जी जो है वो जन्म लेती है,
तो आपने गुरुत्वाकर्षण वाला जो सिद्धांत है उसको पढ़ा होगा कि कहीं न कहीं जो धरती होती है वो ऊपर से आने वाली हर चीज़ को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है या अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे अंदर भी बहुत सारी एनर्जी डेवलप होती है, और वो जब हम ज़मीन पे खड़े होते हैं तो वो सारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो नष्ट हो जाती है। लेकिन जब हम बीच में कोई आसन बिछाते हैं तो आसन जो होते हैं जनरली कुशा वगैरह से बने हुए होते हैं, या इवन कोई कपड़ा भी ऐसा हो जिसका कनेक्शन ना हो रहा हो धरती के साथ में, धरती और आपके पैर के बीच में, मतलब वो कुचालक का काम कर रहा हो, तो वहाँ पर क्या है कि आपके अंदर बनने वाली एनर्जी जो है, जो पूजा से आपने एकत्र की है, एक अलग तरीके की पावर, वो आपके शरीर में ही रह जाती है और वो आपको एक पॉजिटिव जो है फल प्रदान करती है। क्योंकि आप कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब हम पूजा करते हैं तो बहुत थक से जाते हैं, थकान हो जाती है, या हम ना उसका फल हमें नहीं मिलता जितनी ज़्यादा हम पूजा करते हैं। क्योंकि कई बार जो लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कहीं भी खड़े होकर पूजा करने लग जाते हैं, तो पूजा कहीं भी खड़े होकर बैठ कर करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम कहीं धरती के संपर्क में आ रहे हैं तो आपकी बॉडी में बनने वाली एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है। तो इसलिए जो है अपने शरीर को जो है किसी न किसी ऐसी जगह पे हमें बैठाना चाहिए या खड़ा करना चाहिए जहाँ पर कोई आसन या कोई ऐसी चीज़ हो जो अर्थिंग वाली जो कंडीशन होती है वो ना रहे वहाँ पे, मतलब आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट ना हो, है ना। और उसके बाद जो है हम बात करेंगे शंख की। जैसे पूजा में शंख और घंटी बजाने का प्रचलन रहा है हमारे यहाँ, तो उसमें जब भी घंटी या शंख बजाई जाती है तो उसमें एक विशेष प्रकार की वाइब्रेशंस होती हैं, है ना। तो वो जो वाइब्रेशंस होती हैं वो हमारे हृदय को और हमारे की जो गति है उसको बहुत एक स्ट्रेंथ प्रदान करती है। मतलब कहीं ना कहीं जो उससे निकलने वाली जो ध्वनि है वो हमारे सातों चक्रों को एक्टिवेट कर देती है। यानी एक तो हमारे हृदय को तो मजबूती देती ही देती है, हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को एक स्थिरता देती है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारे जो 7 चक्र कहे जाते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल रखते हैं किसी भी तरीके से, तो वो हमारे सातों चक्र जो है वो उस ध्वनि की ऊर्जा की वजह से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमें जो है मतलब इसीलिए कहा जाता है कि आपको जो है अपने घर में घंटी या शंख जो है वो रखना चाहिए और पूजा के बाद उसे बजाना चाहिए, क्योंकि जब भी उसकी तरंगे जो भी जब आप बजाएंगे और उसकी तरंगे निकलेंगी तो वो कहीं ना कहीं आपके सातों चक्रों को एक्टिव रखेंगी और उससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मस्तिष्क और जो सोचने समझने की शक्ति है वो भी बहुत अच्छे से आपकी एक्टिव रहेगी, आप फोकस्ड रहेंगे। तो यही कुछ चीज़ें थी जो हम लोग नॉर्मल ज़िंदगी में उनका प्रयोग करते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी कई बार काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनको इसके बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता होगा, तो मुझे लगा कि मुझे आप सबके साथ उसे शेयर करना चाहिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। सो थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।